ओके सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चे। ठीक, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। ठीक, कोई भी कोवेलेंट चीज होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से वर्क करता है। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है दे आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। हमने पढ़ा था कि ये किसमें बनते हैं, नॉन मेटल्स में बनते हैं। तो पहली बात है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। जब नॉन मेटल और नॉन मेटल जुड़ता है तो बेटे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि मान लो H और Cl, आपको पता है कि H जो है नॉन मेटल है और Cl भी क्या है, नॉन मेटल है। तो जब नॉन मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड देखते हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो HCl में कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। बोलो क्लियर। कई लोग तुम्हें पढ़ा देंगे बेटा कि LiCl जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। देखो बेटा, यहां पे एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, तो बॉन्ड इसमें आयनिक बनता है। ठीक, लेकिन इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड दो अलग अलग चीजें होती हैं बेटा। किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो सकता है, तो इस कंपाउंड को आप कोवेलेंट ना बोल के, कंपाउंड तो आयनिक है पर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये बिहेव करता है एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। अदरवाइज आप देखें तो कोवेलेंट कंपाउंड हमारे पास बनते हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल में। मेटल और नॉन मेटल में कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनता, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह की प्रॉपर्टीज शो कर देता है। तो पहली बात क्लियर हो गई। हाँ जी, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा जी आगे। ठीक, इससे आगे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड is formed by overlap of orbitals। ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है। आपस में ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप होते हैं बेटा। तो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना करता है। समझ में आई। एंड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। जो भी ऑर्बिटल होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। जैसे p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल px यानी x एक्सिस के राउंड, py यानी y एक्सिस के राउंड, pz यानी z एक्सिस के राउंड। तो इन सब की एक शेप होती है कि नहीं होती है, और इन सब की एक ओरिएंटेशन होती है कि नहीं होती है, डायरेक्शन होती है। इसलिए हम ये बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, देयरफॉर they are directional in nature। they are directional in nature। ये नेचर में डायरेक्शनल होते हैं। दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेप्स एंड ज्योमेट्रीज होती है। डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, शेप्स एंड ज्योमेट्रीज। तो कहने का मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव शेप्स एंड ज्योमेट्रीज। कोवेलेंट कंपाउंड में शेप्स होती हैं और ज्योमेट्रीज होती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, तुम कल को ये बोल दो कि मीथेन, +1 में ये तो पढ़े हो ना भाई, +1 में ये तो पढ़े हो कि एक चीज मीथेन भी होती है। और ये भी पढ़ा होगा कि मीथेन कैसा होता है, कहा ये मीथेन टेट्राहीड्रल होता है। बोलो बच्चे, ऐसे पढ़ा हो ना। तो ये टेट्राहीड्रल क्या है, एक शेप या ज्योमेट्री है। तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती है, आयनिक कंपाउंड की नहीं होती। इसी तरह से बच्चा लोग, अगर मैं कल को बोल दूं BCl3, देखो बोरोन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करती है। ये आगे बताएंगे कि ज्योमेट्रीज क्यों होती है ऐसी, वो डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो फिलहाल मैंने बोला कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव शेप्स एंड ज्योमेट्रीज।
और जिनकी शेप्स एंड ज्योमेट्रीज होती है ना, दे कैन शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर देयर, तो उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन शो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा, क्योंकि डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो अगर आपके पास डायरेक्शनल क्वांटिटी चेंज होगी तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो दे कैन शो आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन शो आइसोमेरिज्म। बोलो क्लियर और नॉट? अगली बात देखेंगे। अगली बात हमारे पास क्या आएगी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, आर वीकर बॉन्ड देन दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये बात ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स। ठीक, येट दुनिया के हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, कोई मेरे को बताएगा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नोन कौन है? डायमंड। पुराने सालों में जी रहे हो भाई? डायमंड इज नॉट द हार्डेस्ट वन, डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस। डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस। दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बेटा B4C, यहां जिसको B4C3 ये लिखते हैं, नॉर्बिया या नॉर्बाइड कहलाता है। इट इज नॉर्बिया और नॉर्बाइड। ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है अभी तक का, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। बट सिर्फ इतनी सी बात है, ये सिंथेटिक है। और डायमंड जो होता है ना, डायमंड सिंथेटिक नहीं होता। डायमंड कैसा होता है बेटा? डायमंड नेचुरली नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बट है डायमंड भी क्या? कोवलेंट। मजे की बात यह थी कि कोवलेंट जो है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स देन आयनिक बॉन्ड्स। ऐसे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयनिक बॉन्ड से वीकर है। आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीकर देन आयनिक है। ठीक, सो कोवलेंट कंपाउंड्स, सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर generally gases और लिक्विड्स। कोवलेंट कंपाउंड जनरली यहां तो गैसेस होते हैं बच्चों, और या फिर लिक्विड्स होते हैं। बट दुनिया के हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस सारे कोवलेंट है। अब मजे की बात यह है कि भैया कोवलेंट बॉन्ड वीक है पर दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंस कोवलेंट है। ऐसा क्यों बेटा? यहां पे होगा नेटवर्किंग। क्या होगा? नेटवर्किंग। एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक किसान था, उसके दो बेटे थे, आपस में बहुत लड़ते थे, है ना। तो उसने क्या किया, मरने से पहले उनको एक लकड़ी दी तोड़ने के लिए, उन्होंने तोड़ दी, है ना जी। फिर एक गट्ठर दिया और नहीं टूटा, बोला यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। ऐसी केमिस्ट्री में एक केमिस्ट मरने वाला था, तो उसके दो बेटे थे, आपस में बहुत लड़ते थे। ठीक है, तो उसने बुलाया, बोला बेटा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर की कोवलेंट। अब केमिस्ट के बच्चे थे, फटाफट बोला आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। फिर बोला दुनिया के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन से है? वो बेचारे सोच में पड़ गए, ये तो सारे के सारे हार्डेस्ट कौन से होते हैं? कोवलेंट। बोला क्यों? कहा क्योंकि यूनियन स्ट्रेंथ। कैसे? क्योंकि कोवलेंट हार्डेस्ट तब बनते हैं जब वो नेटवर्किंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नेटवर्किंग। सो मैंने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड्स are weaker than ionic bonds, so covalent compounds are generally gases or liquids, but if they form network, they become hardest. अगर वो नेटवर्क बना ले तो वो हार्डेस्ट बन जाते हैं। ठीक, जैसे डायमंड या ये B4C3, फॉर एग्जाम्पल B4C3 और डायमंड। ठीक, इसी तरह से एक आर्टिफिशियल डायमंड होता है SiC, कार्बोरंडम बोलते हैं इसको, SiC कार्बोरंडम। ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड। इसी तरह से बेटे हमारे पास यहां पे हो जाता है SiO2 क्वार्ट्स।
इसको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्स। क्वार्ट्स इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। ये सारे नेटवर्किंग सॉलिड्स हैं, ये सारे नेटवर्किंग सॉलिड्स हैं, ठीक। इनमें कोवलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क होता है, डायमंड में भी, B4C3 में भी, SiC में भी, सिलिका में भी, सिलिका यानी क्वार्ट्स में भी नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क होने से क्या हो जाता है कि वो हार्डेस्ट बन जाते हैं। बेटा मैंने बोला यूनियन स्ट्रेंथ। जब नेटवर्क बन जाएगा तो बहुत सारे बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने पड़ेंगे भाई, जगह जगह नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो अगर उसको मेल्ट करना है या उसको तोड़ना है तो बहुत सारे बॉन्ड इकट्ठे तोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो वैसे कोवलेंट बॉन्ड वीकर होते हैं, बट इफ दे फॉर्म नेटवर्क दे बिकम हार्डेस्ट मेल्टिंग हाई मेल्टिंग सॉलिड, हार्डेस्ट हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड एक साथ तोड़ने पड़ते हैं अगर नेटवर्किंग हो। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शन जरूर होती है बेटा, केमिस्ट्री जो है एक्सेप्शन का नाम तो है ये बेटा। इसमें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज नेटवर्किंग सॉलिड, बट आपको पता है सॉफ्ट है। ग्रेफाइट इज नेटवर्किंग सॉलिड, इट इज सॉफ्ट। उसका रीजन आगे बताएंगे आपको, जब आपको मैं वैंडरवाल फोर्सेस बता चुकूंगा तो फिर बताऊंगा कि उसमें क्यों ऐसा होता है कि नेटवर्किंग होने के बावजूद भी सॉफ्ट होता है। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट तो उसका बहुत हाई है, क्योंकि उसमें भी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, लेकिन वो सॉफ्ट होता है ड्यू टू, 10th में पढ़ा ही होगा, शीट स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर पढ़ा है ना 10th में, कि एक स्लाइडिंग लेयरिंग होती है, लेयर स्लाइड करती है, उसके बीच में वीक फोर्सेस होती हैं लेयर्स के बीच में। सो दैट इज एन एक्सेप्शन। अदरवाइज जब भी नेटवर्क बनता है चीज हार्ड हो जाती, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स, सो कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस और लिक्विड्स, बट इफ दे फॉर्म नेटवर्क they become hardest high melting solids with exception of graphite. बोलो क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते दोस्तों। देखो बेटा, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, मैंने आपको बोला तीन तरह के, दो मेन तरह के, पोलर एंड नॉन पोलर, ये दो मेन तरह के हैं, है ना। तो जहां पे डिफरेंट एटम्स में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पे हमारे पास क्या हो सकता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जहां सेम में बनेगा वहां क्या होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन पिछली क्लास में एक बात बताई थी बेटा, अ मॉलिक्यूल मे हैव पोलर बॉन्ड्स येट मॉलिक्यूल कैन बी नॉन पोलर। मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड हो सकते हैं, फिर भी कभी कभी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। ये भी आगे शेप्स एंड ज्योमेट्री के बाद पढ़ाएंगे आपको, ठीक। बट यहां मैंने इसलिए इसको बताया कि जब हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी, तो बेटा जो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर. They are bad conductor of what you can say electricity. They are bad conductor of electricity again with an exception of graphite as well as silicon. सिलिकॉन और ग्रेफाइट, इसके एक्सेप्शन है बेटा हमारे पास, ठीक। ये नॉन पोलर तो है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, सिलिकॉन की नेटवर्किंग से बनता है, ठीक। दो दे आर नॉन पोलर, येट नॉन पोलर है, फिर भी ये क्या है? कंडक्टर्स हैं। अदरवाइज जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो बैड कंडक्टर होते हैं इन एनी स्टेट, मे इट बी सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट और इन एक्वस स्टेट। बट इफ वी हैव पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, polar covalent compounds act as potential electrolytes. जो आपके पास पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. नाउ व्हाट द हेल आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स? देखो बेटा, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो प्योर स्टेट में करंट को कैरी नहीं करते, ओनली कैरी करंट इन देयर इम्प्योर स्टेट्स. दे कैरी करंट in their
इम्प्योर स्टेट, इम्प्योर स्टेट। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम वाटर की बात करें, लेट मी टॉक अबाउट वाटर। अगर मैं वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर बैड कंडक्टर होता है बेटा। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर, है तो पोलर है, बट प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर। इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी डाल दो, भले इसमें थोड़ा एसिड डाल दो, भले इसमें थोड़ा सा बेस डाल दो, या इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो, इट बिकम्स कंडक्टर। तो प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में ये क्या है, बैड कंडक्टर, लेकिन इम्प्योर स्टेट में कैसे है, कंडक्टर। बेटी पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रोलाइट्स। बोला इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस which conduct electricity in their molten or aqueous form, which conduct electricity in their molten or aqueous forms। वो एक अलग बात। और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट वो मोल्टन में करंट को कैरी नहीं करते, ठीक, सिर्फ इम्प्योर फॉर्म्स में। दे कैरी करंट इन देयर इम्प्योर फॉर्म। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, से मेरे पास HCl है बेटा, प्योर HCl अगेन इज अ बैड कंडक्टर, प्योर HCl अगेन इज अ बैड कंडक्टर। थोड़ा सा पानी डाल दो, इंप्योर कर दो, क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। समझ में आई बात। थोड़ी सी इंप्योरिटी डालोगे तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपके नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते वो तो बैड कंडक्टर होते ही होते। नॉन पोलर, उसमें पोलैरिटी नहीं है, वो बैड कंडक्टर होते ही हैं, सिवाय एक्सेप्शन किसकी है, ग्रेफाइट और सिलिकॉन की। इसके रीजन को डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। और वहीं पर जो पोलर हैं, पोलर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर इम्प्योर फॉर्म्स। बोलो क्लियर? अगली बात, हाँ जी बेटे बोलो। सो नेक्स्ट बात हमारे पास क्या आ जाती है बेटे, अगली बात आती है, जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल in non-polar solvents, or you can say less polar solvents or less polar solvents, ठीक है जी। जैसे कि नॉन पोलर CCl4 होता है, CS2 एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। बेंजीन बचपन से जानते हैं सॉल्वेंट की तरह यूज होता है बड़ी जगहों पे। टोल्यूइन यूज होता है सॉल्वेंट की तरह, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही यूज होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। वहीं पर जो पोलर होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents like water etc। जो आपके पोलर कोवलेंट कंपाउंड है वो किस में सॉल्व हो जाएंगे, वो पोलर सॉल्वेंट में, वाटर में हो जाएंगे। जैसे HCl कैन डिसॉल्व इन वाटर ना बेटा। जैसे इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि मान लो सल्फर है S8 डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इसको वाटर में डालो सो देयर इज नो सॉल्युबिलिटी, बिकॉज ये कैसा है, नॉन पोलर है। और इसी को बेटे अगर आपने CS2 में डाला तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, क्योंकि नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। वहीं पर बेटे अगर HCl है विच इज पोलर, वाटर में डालो तो सॉल्युबल, और इसको CS में डालो तो नॉट सॉल्युबल। तो जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, ये हमें पता, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो बेटा ये समझ में आ गया। अगली बात, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं विच आर स्लो। कोवलेंट कंपाउंड्स शो
शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, molecular reactions, covalent compounds show molecular reactions which are slow. So covalent reaction जो होते हैं वो slow होते हैं. क्यों बेटा? क्योंकि बेटा कोवलेंट कंपाउंड्स में पहले ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है और उसके बाद मेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है. पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे, फिर नए बॉन्ड बनेंगे. तो भैया एनर्जी तो लगेगी, टाइम तो लगेगा. पहले पुराना डिवोर्स कराओगे, फिर नई शादी करवाओगे, ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ना दोस्तों इसमें, है ना. जबकि आयनिक बॉन्ड में हमने बोला था नो ब्रेकिंग नो मेकिंग, ओनली अट्रैक्शंस, है ना भाई. पॉजिटिव नेगेटिव सुंदर दिखा, चलो उसके साथ चल पड़े. ठीक है जी. तो कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड में मेकेज ब्रेकेज नहीं होती, वहां तो सिर्फ अट्रैक्शन होती है. लेकिन यहां पे क्या होता है, पहले पुराना बॉन्ड टूटेगा और फिर नया बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसको टाइम लगता है. तो कोवलेंट कंपाउंड शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस व्हिच आर स्लो, इसलिए कोवलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं. जैसे बेटा आगे आप मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ोगे, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लेबोरेटरी में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टेस्ट करने लगते हैं तो हमारा पहला काम होता है सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना. सोडा एक्सट्रैक्ट यानी इसको लेसेगन्स एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, यानी सोडियम के साथ अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्यूज करना. क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवलेंट. कोवलेंट है तो उसमें टाइम लगेगा, इतना टाइम फास्ट फूड के जमाने में है नहीं. ठीक, इसलिए हम उसको डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करवाते. पहले उसको सोडियम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं, उसको आयनिक में टर्न कर देते हैं. और आपको पता आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बड़ी क्विकली रिएक्ट करते हैं, हमें फटाफट से आंसर मिल जाता है क्या प्रेजेंट है इसके अंदर. तो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि कंपाउंड में क्या आ जाए, आयनिक कैरेक्टर आ जाए, आयनिक हो जाए, वो कंपाउंडर क्विकली रिएक्ट कर जाए, क्योंकि आपको पता है वो आयनिक रिएक्शन शो करेगा. तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं दे शो मॉलिक्यूलर रिएक्शन व्हिच आर स्लो रिएक्शंस. बोलो क्लियर बच्चे. तो क्या आपको कोवलेंट कंपाउंड्स की या कोवलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज समझ में आती हैं? अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लें क्या? तो फटाफट से रिवाइज कर ले. बोला कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स. दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, देयरफॉर दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. सो देयरफॉर कोवलेंट कंपाउंड्स हैव शेप्स एंड ज्योमेट्रीज. ठीक, कोवलेंट कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म बिकॉज दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दे शो आइसोमेरिज्म. कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड्स. So covalent compounds are generally gases or liquids, but if they form network, they become hardest, high melting solids, with an exception of graphite, which is soft. Clear? Then non-polar covalent compounds are bad conductor of electricity, with the exception of graphite and silicon, though they are covalent, but they are good conductors. Otherwise, non-polar covalent compounds are bad conductor in any form. In the case of polar covalent compounds, they are potential electrolyte that they carry current in only in their impure states. Non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvents like CS2, CS2 benzene, CCl4, CS2 benzene, etc. Whereas polar covalent compounds are soluble in polar solvents like water, etc. Got it? Covalent compounds show molecular reaction which are slow reactions. तो उम्मीद करता हूं आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई. बेटा कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? ओके, सो लेट वी मूव फर्दर. अगली बात डिस्कस करते. अगली बात हमारे पास आएगी बेटा कोवेलेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट. कोवेलेंसी, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे बताऊंगा बेटा मैं तुम्हें. कोवेलेंसी. नाउ व्हाट द हेल इज कोवेलेंसी? कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कोवेलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट कैन शेयर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या कहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एलिमेंट कैन शेयर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स. एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4.
और वो चारों के चारों शेयर कर सकता है, इसलिए उसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रखता है, कितने शेयर कर सकता है? एक शेयर कर सकता है, उसकी कोवेलेंसी 1 होती है। इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को आगे डिस्कस कर देते हैं। ऑक्सीजन जो है उसमें आपके 1 2 3 4 5 6, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 2, तो 2 शेयर कर सकता है, तो उसकी कोवेलेंसी 2 हो सकती है। इसी तरह से फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो इसकी कोवेलेंसी 1 हो सकती है। ये तो सिंपल कहानी है। बट हम ये समझें कि मैनी अ टाइम्स देयर इज वेरिएबल कोवेलेंसी। वेरिएबल कोवेलेंसी, जैसे बेटे आपने मेरे साथ इलेक्ट्रोवेलेंसी की वेरिएबिलिटी कल पढ़ी थी, पिछले दिन आपने इलेक्ट्रोवेलेंसी की वेरिएबिलिटी पढ़ी थी कि नहीं? आज हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल कोवेलेंसी। वेरिएबल कोवेलेंसी का मतलब क्या है? जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस जो होता है इट कैन शो कोवेलेंसी ऑफ 3 एज वेल एज कोवेलेंसी ऑफ 5, क्योंकि हमारे पास PCl3 भी होता है और हमारे पास PCl5 भी हुआ करता है, so it can show variability in covalency. Similarly, you can have an example of arsenic. Arsenic can also form AsCl3 and AsCl5. So here covalency of arsenic can be 3 and can be 5. You can have tin. Tin can form SnCl2, SnCl4. So here covalency can be 2 or 4. So there is variability in this covalency. आप बोलोगे सर टिन तो मेटल होता है ना जी, तो आप इसमें आयनिक बॉन्ड कैसे, आप इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बता रहे हैं? बेटा SnCl2 जो होता है वो आयनिक होता है, उसकी हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंसी। और SnCl4 जो होता है वो कोवेलेंट होता है, ठीक है जी, उसकी कोवेलेंसी 4 होती है। सो देयर इज अ वेरिएबिलिटी इन कोवेलेंसी आल्सो। नो, हाँ जी बेटा जी, अरे बहुत आगे की बात है, ठीक। अभी देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे पास वेरिएबिलिटी है कोवेलेंसी में, तो वेरिएबिलिटी कोवेलेंसी में आई क्यों? रीजंस फॉर वेरिएबिलिटी इन कोवेलेंट कोवेलेंसी। रीजंस, रीजन नंबर 1, फर्स्ट रीजन फॉर वेरिएबल कोवेलेंसी, बेटा फर्स्ट रीजन यहां पे आएगा पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल along with inner orbitals. पहला रीजन है पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर d orbitals, participation of outer d orbitals along with inner orbitals. इनर ऑर्बिटल के साथ कभी कभी आउटर ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड में, और वो भी डी ऑर्बिटल्स, तो उससे हमारे पास वेरिएबिलिटी हो जाती है। जैसे मैं फास्फोरस की बात करता हूं बच्चा लोग, आपको अच्छे से पता है फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3, बोलो यही होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब हमारे पास 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है, 3 है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि फास्फोरस जो है वो यहां पे एक बॉन्ड यहां बना सकती है, एक बॉन्ड यहां बना सकती है, एक बॉन्ड यहां बना सकती है। मान लो 3 क्लोरीन ने बॉन्ड बनाए, तो इसकी कोवेलेंसी 3 हो सकती है। अब बेटा 3D यहां पे खाली पड़ा हुआ है, इसके बाद 3D होगा ना भाई। थर्ड शेल में पहले 3s फिर 3p फिर 3D। अब 3D खाली है, अगर 3D खाली है, हो सकता है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी हीट दें, एनर्जी दें, ये आगे जंप कर जाए। जंप करके क्या बन जाएगा? एक्साइटेड। एक्साइटेड हो जाएगा तो हमारे पास कैसी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी? S में 1 रह जाएगा, P में 3 रह जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहां जाएगा? D में जाएगा। नाउ देयर आर 5
इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विच कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। सो यहां पे एक क्लोरीन, यहां दूसरा क्लोरीन, यहां तीसरा क्लोरीन, यहां चौथा और यहां पांचवा। तो इसने तो बनाया था PCl3 और इसने बनाया PCl5। पर ये 5 कब बना? जब ये आउटर डी ऑर्बिटल ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। जब आउटर डी ऑर्बिटल ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। तो वेरिएबिलिटी जो आपके पास है कोवलेंसी में, वो हो सकती है ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल्स। अंदर के तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, कई बार बाहर के ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक उसकी वजह से हमारे पास वेरिएबल कोवलेंसी होती है। जैसे बेटा देखो एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिस्ट। हमें बोला कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर ध्यान देंगे प्लीज। ए दे दिया NCl5, बी दे दिया PCl5, बच्चा लोग सी दे दिया AsCl5, ठीक, और डी दे दिया SbCl5। ठीक है जी। अब इसमें कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट। देखो बच्चे, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बेटा नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p3। क्या 2d एग्जिस्ट करता है? तो इसमें d ऑर्बिटल ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन उछलेगा कहां पर भाई? अगली शेल में जाने के लिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। सेम शेल में तो इलेक्ट्रॉन फुदकता रहता है, लेकिन अगली शेल में जाने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सो इधर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यहां डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो बेटा नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक जा सकती है। नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक, कैसे, क्यों? क्योंकि देखो भैया, यहां पे हमारे पास ये 2 हैं और ये हमारे पास 3 है। तो बेटा जी 3 तो बना दिए इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3, और एक बना सकता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक क्या बना सकता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है? 4। बेटा ये बात देखो, अश्विनी सर जब कोई बताते ना चीज, ठीक, और खास करके जो बोर्ड पे लिख देते ना, उसका आगे बहुत जगह यूज होना होता है। बेटा ये आगे जाके ये महामाया जो है ना कि मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, प्यारे बच्चे ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा यूज होता है। ऑर्गेनिक में एक आते रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और आप पिछले कितने भी सालों के पेपर उठा के देख लो, अपने एडवांस के, मेन के, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेबल स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन वाली स्पीशीज उसमें दी होती है, और उसमें रीजन 90% उस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि नाइट्रोजन इज पेंटावेलेंट। उसमें कई नाइट्रोजन ऐसे होते हैं जो पेंटावेलेंट शो कर देते, तो वो हो ही नहीं सकता है ना, तो वो पहले काटा लग जाता है, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होती। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है इसकी? 4। तो जब ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना, ये काम आता है भाई कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, इधर क्वेश्चन सेम है, आंसर चेंज कर दिए। बोला एक है CCl6, CCl6 2 नेगेटिव, दूसरा बोल दिया SiCl6 2 नेगेटिव, तीसरा बोल दिया GeCl6 2 नेगेटिव, और चौथा बोल दिया SnCl6 2 नेगेटिव। प्यारे बच्चों, अगेन से यहां पे आंसर क्या रहेगा?
क्यों? कार्बन के पास 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है और वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जंप वंप लगनी नहीं है, और अगले वाले डी ऑर्बिटल है नहीं, पार्टिसिपेट होना नहीं। कार्बन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। कार्बन 4 से आगे नहीं जा सकता भाई। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कैन बी 4। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो बेटा जो पहला पहला एलिमेंट अपने ग्रुप का होता है पी ब्लॉक में, किसमें? पी ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक वाले तो क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? कोवैलेंसी की। ठीक, तो कोवैलेंसी किसमें पाई गई? पी ब्लॉक में। तो जो पहला पहला मेंबर होगा ना, वो अपनी कोवैलेंसी ज्यादा नहीं कर सकता है, वो या तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, जैसे कार्बन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने? 4, तो 4 हो जाएगी। ठीक, या फिर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस पेड इलेक्ट्रॉन उसको मिला के, जैसे नाइट्रोजन में 1 पेड इलेक्ट्रॉन 3 अनपेड, कितनी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो गई? 4। वो उससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। हाँ जी जनाब। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, NH4 पॉजिटिव बताया नहीं था, यहां क्या बनाया है ना, कान खुले। तो बेसिकली क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये बना सकता था। तो अब हम ये समझ गए कि पहला पहला एलिमेंट अपनी कोवलेंसी को एक्सटेंड नहीं करता क्योंकि उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो बेटा क्वेश्चन में ये करवा रहा हूं, पर एक क्वेश्चन यहां पे मैं एग्जैक्ट ऐसे ही करवाना चाहता हूं, वो उसका लेना देना वेरिएबल कोवैलेंसी से नहीं है, उसका लेना, पर ये क्वेश्चन चल रहा है तो मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि एक क्वेश्चन इसमें इंट्रोड्यूस करवा दूं तुम्हें। मान लो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट, और आंसर्स में क्या दिया? SF6, B SCl6, C SBr6, D Si6। ऐसे सल्फर ना। सो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर? सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, इजंट इट? अब इसमें आपके पास 3s2 ये और 3p4 ये 3s ये 3p। बेटा क्या 3d एग्जिस्ट करता है? करता है ना जी, ऑब्वियसली करता है। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, उसकी वजह से कोवैलेंसी कितनी बन सकती है सल्फर की? 6। 1 2 3 4 5 6, तो कोवैलेंसी ऑफ सल्फर कैन बी 6। तो सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। सर ने सारे कंपाउंड सल्फर के दिए है ना, डी ऑर्बिटल है, कोवैलेंसी कितनी है? 6, सल्फर बना सकता है। तो फिर इसमें क्वेश्चन अगर आ गया कि विच डज नॉट एग्जिस्ट, इसका कोवैलेंसी से लेना देना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ ये कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा करना चाहता हूं कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीजें कैसे देखते हैं, नहीं निकलती हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होना चाहिए था, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगा, SF6 ओनली एग्जिस्ट। अब आप बोलोगे क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे? बेटा देखो एक सल्फर के आसपास 6 फ्लोरीन तो लग सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर 6 क्लोरीन लगाएंगे, क्लोरीन बड़े होते हैं, वो आसपास आएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। इसी तरह से ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन और भी बड़ा, तो और भी पास आएंगे भाई, तो बिल्कुल भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, और Si6 तो डेफिनेटली नॉट। समझ में आई? तो कई बार क्या होता है कि हम जब हायर कोवैलेंसीज देखते हैं 6 7, तो उसमें छोटे छोटे एटम हो तो वो तो हो जाएगा, जैसे फ्लोरीन हो ऐसा हो जाएगा, पर बड़े बड़े ब्रोमीन या आयोडाइड वाले वो स्टेबल नहीं हुआ करते बेटा लोग, वो नहीं पाए जाते। तो ये क्वेश्चन यहां पे ये भी क्लियर हो गया, एंड ये आते रहेगा आगे फ्यूचर में। बट पहले आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल कोवैलेंसी का पहला रीजन क्या था? बेटा वेरिएबल कोवैलेंसी का पहला रीजन था पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल्स, उसलिए हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो जाती है, हायर कोवैलेंसी पॉसिबल हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। तो किसमें हमारे पास हायर कोवैलेंसी शो नहीं होती?
दैट इज जो 2p वाले हैं अपने अपने ग्रुप के पहले 2p, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है जी, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऐसी चीजें अपनी, जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन की कोवलेंसी कैन ओनली बी 1, नॉट मोर देन 1 एट ऑल, क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, और फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बनाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई, है ना, ये तो इंटरनेशनल भिखारी है, ये तो सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा थोड़ी भी। बोलो क्लियर? ये पहला रीजन था, पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, आउटर डी ऑर्बिटल। लेकिन एक दूसरा रीजन भी है इसका, वेरिएबल कोवैलेंसी का दूसरा रीजन जो हम पहले भी पढ़े, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बेटा ये मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी में भी पढ़ाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ जी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा जी बॉन्ड फॉर्मेशन में s इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेट नहीं करना, रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। बोलो, पहले करवाया आपको? इसका रीजन क्या बताया था बच्चा लोग? रीजन क्या बताया था? रीजन बताया था पेनिट्रेशन पावर, मोर पेनिट्रेशन पावर, मोर पेनिट्रेशन पावर, पावर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। s इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए s इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड, इसलिए s इलेक्ट्रॉन को देना मुश्किल। और इस वजह से हम क्या कहते थे कि मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम ये कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ मोर पेनिट्रेशन पावर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। आर यू क्लियर? देखो बेटे, जैसे अभी मैंने बोला कि हायर कोवैलेंसी सबसे पहले वाले मेंबर्स में नहीं होती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो हायर कोवैलेंसी is not possible in 2p elements because of absence of d orbitals, isn't it? पर बेटे हायर कोवैलेंसी, ठीक, हायर कोवैलेंसी is not possible in heavier members of the group, heavier members of the group due to inert pair इफेक्ट। बोलो, पिछली बार बताया था आपको मैंने ये, क्या ये क्लियर किया था कि लोअर वाले मेंबर जो होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, हायर कोवैलेंसी नहीं होती, लोअर कोवैलेंसी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे फिर से वही क्वेश्चन आया हमारे पास, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट exist, which of the following does not exist, है ना जी। तो इसमें आपको दे दिया गया A TlCl3, B PbBr4, C BiCl5, D all। तो आंसर इसमें क्या आ गया? ऑल। क्यों? क्योंकि बेटा थैलियम जो है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर, 1 कोवैलेंसी इज देयर, इट कैन ओनली शो 3 इन फ्लोराइड, TlF3 या फिर Tl2O3, सिर्फ इनमें ये 3 शो करता है, अदरवाइज 1 शो करता है। ऐसे ही लेड की 2 होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसमें क्या क्या पाया जा सकता है?
PbF4 पाया जा सकता है, PbO2 पाया जा सकता है, PbCl4 भी पाया जा सकता है, लेकिन PbBr4 PbI4 नहीं होता या कोई और नहीं होता। यही +4 में पाए जाते हैं, बाकी सारे +2 में पाए जाते हैं। और बिस्मथ +5 में पाया नहीं जाएगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट Bi2O5 सिर्फ एक ही कंपाउंड है जहां पे +5 पाया जाता है, या बोलिए 5 कोवलेंसी शो कर लेता है, वो भी आयनिक बॉन्ड बोलेंगे यहां पर, ठीक। तो PbIF5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आई? इन सब का रीजन क्या था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला था? इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो बेटा, क्लियर? हाँ जी जनाब। कौन से? आयनिक हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो कॉमन है, आयनिक बॉन्ड के लिए भी और कोवलेंट बॉन्ड के लिए भी। हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं आजकल, कोवलेंसी तो बोलते भी नहीं। पढ़ा कोवलेंसी रहा हूं, आगे जाके ये भी खत्म हो जाएगा, विल कॉल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। बट येट दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ वेरिएबल कोवलेंसी। और फिर ऑक्सीडेशन का ऑर्डर लगाना समझ में आता है। पिछली बार बताया था आपको मैंने कि नीचे वाले मेंबर जो होंगे, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेंगे। बोलो, ये बताया था? कोई दिक्कत इसमें? एनी डाउट्स? मान लो आपको इसी पे क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, अपना दिमाग ऐसे ही चलता थोड़ा थोड़ा, ठीक। बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लगाना है, और हमें क्या दिया है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लगाते हुए? हमें कुछ चीजें दी है। बोला जी हमारे पास है CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4। याद होगा तुम्हें ये? याद है कि डाउन टू द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, and this is higher oxidation state which is not stable, so this will be strongest oxidizing agent। तो ये ऑर्डर तो ऐसे लगाया था पिछली बार भी, दोबारा कॉपी काली करने की जरूरत नहीं। बट अगर मैं ऐसा बोल देता PbF4, PbCl4, PbBr4 एंड PbI4, अब बोलो, अब तो सारे लेड वाले हैं और सारे +4 वाले हैं। अब क्या बोले बेटा? जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ वाले एलिमेंट की कम, उतनी सानी सोशल इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? PbI4। यानी यहां पे लिख सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हैवियर मेटल की होगी, ठीक, लिखे, मैं 2 लाइनें लिखवा देता हूं। Heavier members of a group in their higher oxidation state, heavier members of the group in their higher oxidation states, work as strong oxidizing agents. Heavier member of a group with high oxidation state work as strong oxidizing agent, and their oxidizing power increases when electronegativity of attaching atom decreases, and their oxidizing power increases when electronegativity of attaching atom decreases, जैसे कि यहां पे हमने पढ़ा। तो बोलो बेटा, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी भी समझ में आई? कोई दिक्कत? पक्का? अब ना 1 घंटे के लिए पूरा ध्यान यहां देना। हाँ जी,
क्या मतलब? इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे ही बढ़ता है भाई हमेशा, कोवलेंट होगा तब भी, आयनिक होगा तब भी, ऊपर नीचे का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट एक ही चीज है, दोनों जगह यूज हो रही है। जहां कोवलेंसी होगी वहां लोअर कोवलेंसी कर देगा, जहां इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वहां लोअर इलेक्ट्रोवैलेंसी कर देगा। क्लियर जी? समझ में आ गया? चलो जी आगे चलते हैं। असाइनमेंट की डिस्कशन भी है ना अपनी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की असाइनमेंट डिस्कस करने को है, आयनिक बॉन्ड वाली है ना, आयनिक बॉन्ड वाली डिस्कस करने को, पीरियोडिक भी करनी है। सो पहले थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा होएगा ना, अदरवाइज इतना भी हम नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम लगा ले। बेटा अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयोनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आता है। बेटा पहले तो आपको +1 में क्वेश्चन ही आ जाएगा पेपर में, बोलेंगे कि हाउ आयनिक बॉन्ड एक्वायर्स कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो बेटे आयनिक बॉन्ड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक क्या होता है कटायन, एक क्या होता है कटायन, और दूसरा क्या होता है अनायन। एक कटायन दूसरा अनायन, ठीक है जी। आयनिक बॉन्ड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना, कटायन एंड अनायन। अब इसमें प्यारे प्यारे से बच्चों, हमारे पास अगर मैं Z/E यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन देखो, Z/E क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, कटायन का न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा, तो Z/E मोर देन 1 होगा कि नहीं। ये सोडियम की बात कर लो यार, सोडियम 1 पॉजिटिव बनाया तो सोडियम का Z कितना हो गया 11, जबकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो Z/ कितना E कितना हो गया 1.1 हो गया कि नहीं, ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं। तो कटायन का Z/E ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 का मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इट हैज लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर रखता है। देयरफॉर कटायन हैज टेंडेंसी टू attract the electrons towards itself, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है कौन कटायन, विच इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। उसको क्या बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। तो कटायन हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, called as the property is called as polarizing power। तो प्यारे बच्चों पोलराइजिंग पावर जो है वो कटायन की होती है, कटायन किसी के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, वो कटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। वहीं पर अनायन की बात करें बेटा, अनायन का Z/E इज लेस देन 1, अनायन इज मेड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर कम, तो Z/E इज लेस देन 1। जैसे फ्लोराइड की बात कर लो, फ्लोरीन में Z कितना 9, अब एक 1 नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, तो 9/10 Z/E 0.9 लेस देन 1 हुआ कि नहीं। तो अनायन का Z/E इज लेस देन 1 ऑलवेज, लेस देन 1 होने की वजह से देयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड, so therefore its electrons are not tightly held and can be easily polarized। इसके इलेक्ट्रॉन को इजीली पोलराइज किया जा सकता है कि नहीं, डिस्टॉर्ट किया जा सकता है कि नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा जा सकता है कि नहीं, पोलराइज्ड।
This property of anion is called polarizability. इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है बेटा. सो दिस इज पोलराइजेबिलिटी. ये पोलराइजेबिलिटी कहलाती है. और जो पोलराइजेबिलिटी है, ठीक, पोलराइजेबिलिटी है, तो पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड एंड कैन बी इजीली पोलराइज. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी. इसको पोलराइजेबिलिटी कहते हैं. तो कटायन की पोलराइजिंग पावर होती है और अनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है. यानी कटायन इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, अनायन अपने इलेक्ट्रॉन खिंचवा सकता है. तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो कटायन है यहां पर, ये कटायन क्या करेगा, इस अनायन के इलेक्ट्रॉन को सीटियां मारेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना भाई. जब ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या? होगा ऐसा कि कटायन तो एज इट इज रह गया, लेकिन अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैंगन बन गया. मतलब थोड़ा सा किसकी तरफ पोलराइज हो गया? टुवर्ड्स कटायन की तरफ क्या हो गया? पोलराइज हो गया, है ना बेटा. उसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े से शेड से लगने लगे, है ना. और इस वजह से क्या हो गया? एक आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया. समझ में आई बात? तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, जो +1 में अक्सर पूछते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आता है, बोलना आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड अप ऑफ कटायन एंड अनायन. कटायन का न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन 1, therefore it has tendency to attract the electron towards itself. It is called as its polarizing power. And anion's Z by E is less than 1, therefore its electrons are not tightly held, they can be easily polarized. This property of an ion is called as polarizability. So whenever cation is near an anion, it pulls the electron cloud towards itself, and electron cloud of anion becomes polarized. Hence an ionic bond acquires some covalent character. अंग्रेजी समझ में आई? Yes, sir. कि हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलूं? Yes, sir. बोला कि देखो जी, कटायन जो है उसका न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सकता है. इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की पावर को पोलराइजिंग पावर बोलते हैं. अनायन का Z by E न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन लेस देन 1 होता है, उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचे हुए नहीं होते हैं, उसको इजीली पोलराइज किया जा सकता है. सो ये अनायन की प्रॉपर्टी को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं. तो जब भी कटायन अनायन के पास आता है, वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सीटियां मारता अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कटायन की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं और एक आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर एक्वायर हो जाता है. बोलो पंजाबी में भी चाहिए क्या? ठीक जी, चलेगा ना यार, है ना? क्या होता है कि उनके बीच में हाँ जी, ऐसा क्या होता है कि अरे भैया इलेक्ट्रॉन साइड को नहीं शिफ्ट हो गए, तो वो शेड की तरह ही हो गए बस भाई. तो बेटा आपको पता चला कोवलेंट कैरेक्टर क्यों आता है. लेकिन अब हमें यह जानना है किसमें कितना कोवलेंट कैरेक्टर आता है. हमें क्या जानना है? किसमें कितना कोवलेंट कैरेक्टर आता है. तो कोवलेंट कैरेक्टर बताने के लिए हमारे पास आता है फजन्स रूल. चूचू करने वाले, थैंक यू. सो फजन्स रूल जो है, ये आपको कोवलेंट कैरेक्टर प्रिडिक्ट करके देता है. इट प्रिडिक्ट्स द कोवलेंट कैरेक्टर. ये कहता है मोर इज पोलराइजिंग पावर, more is polarizing power of cation, or more is polarizability of anion, more is कोवलेंट कैरेक्टर. कहता जितनी पोलराइजिंग पावर होगी या फिर जितनी पोलराइजेबिलिटी होगी, पोलराइजिंग पावर किसकी? कटायन की. पोलराइजेबिलिटी किसकी? अनायन की.
तो बोलता है जितनी पोलराइजिंग पावर कटायन की होगी या जितनी पोलराइजेबिलिटी अनायन की होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब हम कैसे देखेंगे कि किसकी पोलराइजिंग पावर कितनी, किसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी। तो पहले पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन कैसे देखें। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन ये कैसे देखेंगे अपन लोग। पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन कैसे देखेंगे अपन लोग। देखो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास रहेगी साइज। हम पहले कटायन को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? कटायन को। पहले कटायन को, फिर एनायन को, फिर दोनों को। ठीक, तो पहले साइज, कटायन का साइज। बेटा कटायन का साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस उतना पास होगा, इलेक्ट्रॉन को सीटियां उतनी जोर जोर से बजाएगा, उतना अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो मतलब क्या हुआ, स्मॉलर इज द कटायन, स्मॉलर इज द कटायन, मोर इज पोलराइजिंग पावर। स्मॉलर इज कटायन, मोर इज पोलराइजिंग पावर। ठीक, एंड मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो पहली बात हमारे पास साइज की आ गई। जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे पास है लिथियम 1 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, पोटाशियम 1 पॉजिटिव, रुबिडियम 1 पॉजिटिव, सीजियम 1 पॉजिटिव, और मैं तुमसे पूछ मरा कि इसकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लगा दो। समझ में आता होगा, जितना छोटा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। समझ में आने लगी ना केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी, है ना। तो लिथियम 1 पॉजिटिव ज्यादा देन सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, है ना जी। अब कल को सर ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा नहीं आ रही है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड, इसको बोला कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में लगा दो भैया। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास अनायन तो सेम है, अनायन सेम है तो किस पे रह गया, कटायन, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। किसकी ज्यादा भाई? क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो गए, थैंक यू। सो हमारे पास पहली बात आ गई, छोटा साइज। उसी तरह से अगर कल को मैं ऐसे पूछ मारूं कि BeCl2, ठीक, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, और बोलो जी कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओ, सेम ही आएगा। तो ऐसे करके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगा देंगे साइज के ऊपर। तो कटायन की पहली कथा हमारे पास क्या थी, साइज। स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलो क्लियर। दूसरी बात चार्ज। दूसरी बात चार्ज। अभी चार्ज किसकी बात कर रहे हैं, कटायन की। चार्ज किसकी बात कर रहे हैं, कटायन की। तो बेटा चार्ज, कटायन पे पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, Z/E उतना ज्यादा, यानी अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। सो मोर इज चार्ज, मोर इज चार्ज, मोर इज पोलराइजिंग पावर। पीपी लिख दू, पीपी समझ में आ जाएगा, पोलराइजिंग पावर, है ना। मोर इज चार्ज, मोर इज पोलराइजिंग पावर, मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, पीपीसीसी, है ना। तो कहने का मतलब मोर इज चार्ज, मोर इज पोलराइजिंग पावर, मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। ये सीसी कोवेलेंट कैरेक्टर है। कल को ढूंढते फिर वो सीसी का लिख दिया सर ने, पीपी का लिख दिया। पीपी है पोलराइजिंग पावर और सीसी क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर। चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जैसे प्यारे बच्चों, कल को मैं तुम्हें ऐसे बोलूं Li1 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, C4 पॉजिटिव, और अब बोलू जी मेरे को फटाफट से बता दो अरे कि इसकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताना है जी। ये रह गया जी ऑर्डर। तो अब फिर अगर मैंने बोल दिया
लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड। बोलो कौन ज्यादा कोवलेंट? तो कोवलेंट करैक्टर किसका ज्यादा होगा? बोलो समझ में आता है? चार्ज ज्यादा होगा तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, है ना जी। इसी तरह से मान लो NaCl, MgCl2, ठीक, ये लगा सकोगे अब तुम? ठीक, तो चार्ज, दूसरा फैक्टर था चार्ज। अब फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 3 जो होगा बेटे वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, ठीक। एक जिसको हम बोलेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? विच एंड्स विद P6, जिसमें एंड में P6 हो, P6 से खत्म होती हो, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, समझे? जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों, मान लो सोडियम 1 पॉजिटिव है, क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे? 2s2 2p6। P6 हुआ कि नहीं? P6 हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। कैल्शियम की बात करते, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में 3s2 3p6 4s2 वाले उड़ गए, तो P6 से खत्म हुआ। ये क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट द हेल इज स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? बेटा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन which has a complete shell, sub shell, but not P6, मतलब ends with D10, F14 और S2, ठीक है जी। D10 से खत्म होती हो, F14 से खत्म होती हो, S2 से खत्म होती हो, क्या बोल देंगे? नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस। जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, कल को मैं तुम्हें बोलूं जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक इज 30, है ना, कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, है ना जी। आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन दैट एंड्स अप इन 3d10, तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुई कि नहीं? कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती, सुना था हमने, क्या होती? 3d10 4s1, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 3d10 हुआ कि नहीं? अगेन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और नॉट? ओके। अब ये दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। पोलराइजिंग पावर ऑफ स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन is more than नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ज्यादा। जैसे प्यारे बच्चों, कल को मैं ऐसे बोलूं जी मेरे पास है जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 1 पॉजिटिव रादर, कॉपर 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड सोडियम 1 पॉजिटिव। मुझे बोला इसमें पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लगा दो। मुझे पता है ये दोनों कैसी हैं? नोबल गैस। ये दोनों कैसी हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये दो कैसी हैं? सूडो नोबल गैस। एक बात तो क्लियर है, ज्यादा है, एक बात तो क्लियर है कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर इससे ज्यादा है। अब ये भी दोनों सूडो नोबल गैस थी, पर इसका चार्ज ज्यादा ना, कटायन पे चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो बेटा ये हो गया कि नहीं? और इन दोनों में से ये हो गया कि नहीं? तो कल को मैं ऐसे बोल मारूं ZnCl2
CuCl, MgCl2, NaCl, और बोलो जरा कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओ, तो यही ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। बोलो पता चला बेटा? यस सर। तो कोवलेंट कैरेक्टर के लिए कटायन छोटे से छोटा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, कोवलेंट कैरेक्टर के लिए कटायन छोटे से छोटा होना चाहिए, चार्ज उस पे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो बल्ले बल्ले। क्या बोला? कि कोवलेंट कैरेक्टर के लिए कटायन का साइज छोटे से छोटा, चार्ज बड़े से बड़ा, और अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की जगह स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो बल्ले बल्ले। ठीक, तो पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। अब अरमान जी के ना पेट में तितलियां, सर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा क्यों है ना? जानता हूं मैं तुम्हारे को यार, रग रग से वाकिफ हो गया तुम्हारे में। ठीक, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेटली पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी थी, क्योंकि D10 से खत्म हो रहा है या F14 से खत्म हो रहा है, जिनकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा नहीं होती, तो वो न्यूक्लियस को ज्यादा छुपाते नहीं है, जबकि जो P से खत्म हो रहा होता है न्यूक्लियस को ज्यादा छुपाता है, उसकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसलिए ये जो S2 होता है ना, दिस इज एक्चुअली नॉट स्ट्रिक्टली कॉल्ड एज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वैसे भी ऐसा आयन होता नहीं। ठीक, क्लियर क्लियर? तो बेसिकली D10 D14 को हम ज्यादातर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल दोनों कैसे हैं? पुअर स्क्रीनर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन को छुपाएंगे नहीं, अंदर के न्यूक्लियस को छुपाएंगे नहीं, और न्यूक्लियस बड़ी आराम से बाहर वालों को बुलाएगा, आ जाओ आ जाओ। बट अगर बाहर P हुआ, P की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? ज्यादा, तो वो न्यूक्लियस को छुपाएगा। अगर न्यूक्लियस को छुपाएगा तो अंदर से इलेक्ट्रॉन की सीटियां, अंदर से न्यूक्लियस की सीटियां सुनाई नहीं देंगी भाई, समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। हाँ जी जनाब। हाँ जी, S2 पे कौन से वेरिएबल? S2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है अदरवाइज। जब कभी भी S2 आ जाता है ना पुत्र जी, वो 2 इलेक्ट्रॉन और दे करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है ना? कभी CCl2 बना देखा? देखा नहीं? देखा ना, क्योंकि S कभी ऐसे रहेगा नहीं। ठीक, अगर S2 होगा भी तो उसकी पोलराइजिंग पावर इस वजह से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उसमें साइज छोटा होगा। समझ में आई बात? हाँ जी जनाब। लिथियम पॉजिटिव नोबल गैस हुआ, अरे हीलियम के बराबर नहीं बन गया? अरे बच्चे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम इज अ नोबल गैस। P6 तो बाकी सब के लिए तो इतना तो अंडरस्टूड है कि हीलियम इज अ नोबल गैस, है ना? तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब P6 से यहां पे खत्म होने को बोल रहा हूं, हीलियम इटसेल्फ इज अ नोबल गैस। इफ वी हैव लिथियम 1 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, इट इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट और नॉट? ओके, तो ये तो हो गया कटायन की बात, लेकिन कटायन अकेला थोड़ी है यहां पर, यहां तो अनायन भी होता है। तो अनायन कैसा हो ताकि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो? अनायन की क्या होती है बेटा? पोलराइजेबिलिटी। अनायन की क्या होती है? पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, अनायन की पोलराइजेबिलिटी। अब अनायन की पोलराइजेबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी? बड़ा से बड़ा। सबसे पहले बात करेंगे साइज की, है ना जी? ऑब्वियस सी बात है, साइज अगर बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बड़ी दूर, उनको कोई भी खींच के ले जा सकता है। ये क्लास छोटी सी क्लास है ना, 50 स्टूडेंट बैठते हैं, तो कोई आराम से मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकता है। मान लो ये क्लास 200 की क्लास होती तो पीछे से कोई बोला और पीछे वाला बाहर, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है ना भाई? ऑब्वियसली जितना बड़ा होगा उतना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फार लास्ट वाले दूर होंगे, एंड दे कैन बी इजीली पोलराइज्ड, उनके ऊपर फोर्स नहीं होगी। तो कहने का मतलब लार्जर इज द साइज, यहां अनायन की बात कर रहे हैं, लार्जर इज द साइज, मोर इज पोलराइजेबिलिटी, मोर इज polarizability, larger is the size, more is polarizability, and therefore more is covalent character, more is covalent character, larger is the size, more is the polarizability, more is the covalent
कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, मान लो मैंने आपको बोला F1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, Br1 नेगेटिव, I1 नेगेटिव, कह दिया पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ। पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ। अब पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर लगाएंगे तो क्या आएगा? यही रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ में आती है बात? तो अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि मेरे पास है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, और बोलता हूं कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगा दो, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा हो जाएगा भाई? लिथियम आयोडाइड। ये ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, समझ में आती है बात? तो पहली बात साइज हो गई। साइज के बाद दूसरी बात यहां पे आएगी चार्ज। अब अनायन पे चार्ज कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ Z/E उतना कम, और उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो भैया चार्ज यहां पे ज्यादा ही होना चाहिए। लार्जर इज द चार्ज ऑन अनायन, more is polarizability, therefore more is covalent character, therefore more is covalent character। ठीक, जैसे कि प्यारे बच्चों मेरे पास है N3 नेगेटिव, फिर है जी O2 नेगेटिव, फिर है जी F1 नेगेटिव। मैंने बोला फटाफट से इसको पोलराइजिंग पावर के ऑर्डर में लगा दो, पोलराइजेबिलिटी के ऑर्डर में लगा दो। N3 सबसे ज्यादा, ऐसे ही होगा कि नहीं? तो मैं ऐसे बोल मरूं कि Na3N, Na2O, NaF, बोला कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगा दो, तो भैया कटायन तो सेम है, तो अनायन देखेंगे चार्ज ज्यादा, लो जी ये कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, ध्यान से सुनना, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कटायन छोटे से छोटा होना चाहिए, अनायन बड़े से बड़ा होना चाहिए, दोनों पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और अगर कटायन की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुई तो समझ में आई? कटायन छोटे छोटा, अनायन बड़े से बड़ा, चार्ज दोनों पे ज्यादा, ठीक, और कटायन की सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी यहां हम एक शॉर्टकट बना लेते, फटाफट लिखते हैं एक लाइन, बोलते हैं फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर कटायन शुड बी स्मॉल, anion should be large, charge on both should be more, and cation may have pseudo noble gas configuration, PNGC, क्या? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए, तो कल को मैं क्वेश्चन में पूछ मरूंगा आयनिक कैरेक्टर का बताओ, तो उल्टे चलोगे ना। आयनिक कैरेक्टर में क्या बोलोगे? कटायन बड़ा, अनायन छोटा, चार्जेस कम, उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का लेना देना नहीं है। बोलो बेटे, फजन रूल समझ में आया? एप्लीकेशन समझ में आई? मेरे को विश्वास नहीं। तो मैंने तुम्हें बोला एक है NaCl, दूसरा है MgO, तीसरा है AlN, ठीक है जी, बोला फटाफट से बता दो, ठीक, और अगला है SiC, तो बोला कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगा दो, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लगा दो। आंसर बता, आंसर। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, सबसे ज्यादा SiC, क्यों? चार्ज +4 -4,
यहां पर +3 -3, यहां पर तो मोर इज चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये तो होता ही कोवेलेंट है, नॉन मेटल नॉन मेटल। ठीक, फिर यूं आ जाओ। तो भैया चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चार्ज। पहले चार्ज देख लेना, साइज बाद में सोचना। बोलो क्लियर? यस सर। मोर इज चार्ज, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, ये सबसे पहली बात। अब देखो बेटे, मैं जानता हूं आप लोग को है कि आयनिक बॉन्ड की असाइनमेंट डिस्कस करनी, पर बेटा मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकता हूं। पहले इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, नहीं तो फिर अगली बार वो उतना ही लंबा हो जाता है। तो एप्लीकेशन, फज्जन रूल पढ़ने के बाद हमने कहां कद्दू में तीर मारा? ठीक, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस देखो बेटा, एप्लीकेशन में पहली तो हमने समझ ली, फजन रूल से हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकाला करते हैं, ठीक है ना। पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में देख रहे हो? आयनिक बॉन्ड में। कोवेलेंट कैरेक्टर, बॉन्ड आयनिक ही है और उसमें कैरेक्टर क्या देख रहे हो? कोवेलेंट। कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, कंपाउंड कोवेलेंट नहीं बन जाता है। समझ में आई? यानी इसकी प्रॉपर्टी कोवेलेंट की तरह चेंज हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, आराम से, प्यार से। आपको बोला प्रिडिक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट्स, प्रिडिक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो जी, मेल्टिंग पॉइंट की जहां तक हम बात करते हैं, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगा। जिस भी चीज की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, हम यहां पे आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, जिस भी चीज की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये श्योर है। एक क्वेश्चन दे हमारा हमारे मुंह पे, हमें बोला कि बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी and other considerations, based on lattice energy and other considerations, which have maximum melting point, क्या कह दिया आपको? based on lattice energy and other considerations which has maximum melting point। A था LiCl, B था NaCl, C था KCl और D था RBCl। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं लैटिस एनर्जी की बात करता, तो लैटिस एनर्जी हम किस पे देखते हैं? साइज पे या चार्ज पे। चार्ज यहां बराबर है तो क्या देखेंगे? साइज। स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द लैटिस एनर्जी। मान लो इसमें लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लगाना तो क्या लगाओगे? LiCl इज ग्रेटर देन NaCl विच इज ग्रेटर देन और बेटे आपका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे? लैटिस एनर्जी पे। तो एक्सपेक्टेड था कि मेल्टिंग पॉइंट हम LiCl का सबसे ज्यादा लिखते हैं, पर एक पंगा ये पाया हुआ है, अंदर अदर कंसिडरेशंस। भैया अदर कंसिडरेशन क्या? बेटा जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है ना बच्चों, तो क्या होता है? वो चार्जेस को कम कर देता है। कोवेलेंट कैरेक्टर कंप्लीट चार्ज को किसमें चेंज करेगा? पार्शियल चार्ज में। जब शेयरिंग होगी तो पार्शियल चार्ज ही होगा ना, तो कंप्लीट चार्ज को पार्शियल में चेंज कर देता है, चार्जेस का प्रोडक्ट कम हो जाता है। और हमें पढ़ाया जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाने से फोर्सेस कम हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो जब हमने इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा ना दोस्तों, तो क्या पाया कि लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट वाज लेस देन सोडियम क्लोराइड, जबकि बाकी सब कुछ बल्ले बल्ले था, ठीक था। ऐसा लिथियम क्लोराइड के केस में क्या हो गया?
बोला होना क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर है जी। और कोवलेंट कैरेक्टर के चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, NaCl। अपने अपने ग्रुप का जो पहला पहला मेंबर होगा ना बेटा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के बावजूद भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों, मेरे पास है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। अगर मुझे इसका लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देना होता तो मैं बोलता ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है भैया, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द लैटिस एनर्जी, क्योंकि चार्जेस तो सेम है। पर जब इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा ना हमने एक्सपेरिमेंटली, तो हमें यह पाया गया कि इसमें MgO was greater than CaO and then came BeO। ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर लिया हमने। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और उसके बाद बेरियम ऑक्साइड। अब बोला ऐसा क्यों है, कहा जी इसमें क्या होता है, Cc होता है, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर। अपने अपने ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो अपने कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लेके आता है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज हो जाते हैं। ये मैं S ब्लॉक मेटल्स की बात कर रहा हूं। किसकी, S ब्लॉक मेटल। हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, P ब्लॉक की बात मत करना मेरे साथ अभी। P ब्लॉक में मैक्सिमम क्या बनते हैं, कोवेलेंट, ठीक। तो S ब्लॉक में ऐसे देखा जाता है पहले पहले मेंबर का, ठीक है जी। तो जनरली पहले पहले मेंबर जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बेटा जी, ठीक। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। एनी डाउट्स? इसी तरह से अगर LiF, LiCl, LiBr, Li, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोलता, लैटिस एनर्जी बोलता तो सेम ही ऑर्डर रहता, और मेल्टिंग पॉइंट बोलता तो भी सेम ही ऑर्डर रहता। सेम ही ऑर्डर रहता कि नहीं रहता, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका होता, आयोडाइड का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता। भाई कटायन सेम होगा तो अनायन देखेंगे, अनायन बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कि नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ना। तो यहां तो लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट सेम चल रहा है, बट जब हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स की बात आती है ना, तब हम देखते हैं ऐसे। बोलो क्लियर? यानी कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। बोलो क्लियर हो गया? और ये पहले पहले मेंबर में देखा जाता है। तो भैया ये हमारे पास प्रिडिक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये एक और हमारे पास एप्लीकेशन आ गई फजन रूल। एक अगली एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3, प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी। प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आपने आज ही पढ़ा मेरे साथ कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं पोलर सॉल्वेंट में होते हैं डिसॉल्व, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में होते हैं या लेस पोलर में होते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे मुंह पे दे मारा, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज soluble in alcohol। ठीक, वाटर में तो सारे डिसॉल्व करते हैं, हम थोड़े रिच लोग, ठीक। रिच से सॉल्वेंट में अल्कोहल जैसे में डिसॉल्व करेंगे, ठीक। और हमारे पास इसमें दिया A NaCl, B दे दिया हमारे पास LiF, C KBr, D LiI। एल्कोहल इज अ लेस पोलर सॉल्वेंट और वेरी वेरी यू कैन से बहुत ही कम पोलर, इसमें कोवेलेंट चीजें ज्यादा डिसॉल्व होती है। अब हमने देखना था इसमें कौन डिसॉल्व होगा। NaCl इज आयनिक, सो एज LiF इज आयनिक, फ्लोराइड्स आर ऑलवेज आयनिक। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, फ्लोराइड्स आर ऑलवेज आयनिक, जिस मर्जी के फ्लोराइड हो, फ्लोराइड्स आर ऑलवेज आयनिक। क्लियर? फ्लोराइड कभी कोवेलेंट नहीं होगा,
और एक कौन फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा? किसी की हिम्मत है ना? फ्लोराइड इंटरनेशनल भिखारी है ना, इससे कौन लेगा? तो फ्लोराइड्स आर ऑलवेज आयनिक, नेवर कोवलेंट, चाहे वो लिथियम का हो किसी का भी हो। ठीक है जी। हाँ, फ्लोराइड नॉन मेटल के तो कोवलेंट ही होंगे, मेटल फ्लोराइड्स की बात हो रही। किसकी? मेटल फ्लोराइड्स आर ऑलवेज आयनिक। के बी आर कोवलेंट, ये आयनिक, बट LiI, लिथियम छोटा, आयोडाइड मोटा। तो कहने का मतलब इसमें क्या? कोवलेंट कैरेक्टर तो सॉल्युबल इन अल्कोहल। समझ में आई? तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछ लें कि कौन अल्कोहल में सॉल्युबल है, तो आपने देखना जिसका कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होएगा, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर होगा और काफी ज्यादा होगा, वो अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। तो यहां आंसर आ गया लिथियम आयोडाइड। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी जी। हाँ, उतना कम पोलर, कोवलेंट कैरेक्टर चार्जेस कम कर रहा है ना भाई, पोलैरिटी कम कर रहा है। तो ऐसे यू कैन प्रिडिक्ट सॉल्युबिलिटी, आप सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब तीसरी चीज, चौथी होगी जी, चलो चौथी चीज इसकी प्रिडिक्टिंग कलर। प्रिडिक्टिंग कलर, देखो प्यारे बच्चों, मैं वही बोलता ना, अभी तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें एलियन है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि इसको बाद में बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, अभी यहां पे समझ ले प्लीज। किसी भी चीज के कलर का रीजन, खास करके डी ब्लॉक में कलर का रीजन होता है डी टू डी ट्रांजिशन, डी से डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना, ये डी ब्लॉक में बोला जाता है। उसके लिए, हाँ भाई आता तेरे को? आता भाई है? फिर एक दूसरे के कान में क्यों घुसे रहते हो यार? जिंदगी बाहर भी जियो कभी, गुड वर्ल्ड है ना। प्रिडिक्टिंग कलर, देखो बेटा, यू हेट मी और लव मी, आई एम लाइक दैट। ठीक, सो प्रिडिक्टिंग कलर, अभी हम कलर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कलर कैसे प्रिडिक्ट किया जाए। ठीक, देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि डी ब्लॉक में कलर जब ही आता है जब डी से डी में ट्रांजिशन होती है। उसके लिए हमें डी में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। डी जीरो अगर कंफिग्रेशन होगी तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो डी टू डी ट्रांजिशन कैसे होगी? वो कलरलेस होता है। D10 अगर होगा, ठीक, तो बेटे उसमें सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा तो आ ही नहीं सकता, तो इसमें भी ट्रांजिशन नहीं होती। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस होती है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस होती हैं। D10, या जैसे जिंक सल्फेट सुना होगा जिंदगी में, इसको व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं व्हाइट विट्रॉल? क्योंकि कलरलेस है। अब कलरलेस क्यों है जी? कलरलेस इसलिए है कि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D10, क्योंकि यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव है ना दोस्तों। अगर जिंक होता 3D10 4s2 होता, दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद D10 हो गया, D10 हो गया तो कैसा हो गया? कलरलेस, हेंस इट इज कॉल्ड एज व्हाइट विट्रॉल। ऐसे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे पास था AgCl, व्हाइट व्हाइट स्नो व्हाइट, यानी कलरलेस, क्योंकि सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D10 और 5s1। जब सिल्वर 1 पॉजिटिव बनता है वो होता है 4D10। तो बेटा D10 अगर हो गया तो चीज क्या होगी? कलरलेस। तो ये कलरलेस है। तो जो D0 या D10 वाले कलरलेस होते हैं, कुछ D0 वाले कलर्ड होते हैं, उसको +2 में बताएंगे कब। D0 वाले भी कलर्ड होते कई, उसका रीजन बताएंगे, पर पहले D to D ट्रांजिशन समझाएंगे तभी तो ना। तो अभी हम सिर्फ इतना सा समझ रहे हैं। पर एक बात देखी हमने कि एक है AgBr और दूसरा है इसी तरह से AgI, दोनों येलो येलो डर्टी फेलो है। अब यार इसमें भी तो सिल्वर है, और सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगी, यहां पे भी +1 है, यहां पे भी +1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगी। इस हिसाब से ये भी कैसा होना चाहिए था? कलरलेस। बट व्हाई इट इज येलो?
बेटे इसका रीजन D10 अगर जिंदगी में कभी कलर होगा, D10 अगर जिंदगी में कभी कलर होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से। D10 अगर जिंदगी में कभी कलर होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से। ये जो कलर आया ये इसलिए आया क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर था। अभी क्यों होता है सर ये कोवलेंट कैरेक्टर ऐसा क्या करता है? देखो बेटा कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वेरी टाइटली हेल्ड, क्योंकि उसके चार्जेस कम हो जाएंगे, फोर्सेस कम हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली हेल्ड। तो जब उस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो उसमें से कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली पोलराइजेबल। इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली पोलराइजेबल क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। केमिस्ट्री की क्लास में मन तो लग नहीं रहा है ना? अब मान लो ऐसा हो जाए कि यहां पे गर्मी और बढ़ा दो, क्लास से बाहर जाने का मन करेगा कि नहीं? है ना? ऐसे ही यहां पे भी होता है कि हमारे पास क्या है कि फोर्सेस आर वीकर, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से फोर्सेस आर वीकर। तो जब उसके ऊपर लाइट डाली तो उसमें से कुछ पार्ट उसने एब्जॉर्ब किया जिससे उसके इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो गए। अगर व्हाइट में से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो बाहर रिफ्लेक्ट क्या होगा? कलर रिफ्लेक्ट होगा ना बेटा। व्हाइट इज फॉर्म्ड बाय हाउ मेनी कलर्स? 7, 2 और इनफाइनाइट, है ना? बताया है ना आपको कि व्हाइट कलर कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 कलर्स, कैन बी फ्रॉम 7 कलर्स, कैन बी फ्रॉम इनफाइनाइट कलर्स। 2 कलर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री सिखाया था कैसे देखते हैं? वी बी ग्योर और अपने से चौथा कलर तो बोला था वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? येलो। ठीक उसी तरह से ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ऑरेंज। ठीक और आपके पास क्या होता है? वी बी। ग्रीन का क्या होता है? रेड। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। यानी अगर वॉयलेट और येलो को मिक्स करें तो क्या बनता है? व्हाइट। उसी तरह से अगर ब्लू और ऑरेंज को मिक्स करें तो क्या बनेगा? व्हाइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं जिनको दो को मिला के व्हाइट बनता हो। अब मान लो व्हाइट लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, इसका कोवलेंट कैरेक्टर था, इसने वॉयलेट एब्जॉर्ब कर लिया, व्हाइट में से वॉयलेट एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा क्या? तो बाहर क्या रिफ्लेक्ट होगा? तो एक ऐसा दिखाई देगा येलो। खैर कौन सा कलर कैसा दिखाई देगा वो तो अलग बात है, वो इशू अभी नहीं है। अभी इशू सिर्फ ये कि कलर क्यों? बोला ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर। तो D10 अगर जिंदगी में कभी कलर्ड होंगे ना तो दैट इज ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर। D10 इफ दे आर कलर्ड मस्ट बी ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर। बेटा SnCl4 बेटे टिन की कंफिग्रेशन, टिन की कंफिग्रेशन 5s2 5p2 यही होती है भाई, और इससे पहले 4d10 यही होता है जी। आर यू श्योर यही होता है? बिल्कुल यही होता है। ठीक अब क्या है कि यहां पे हमारे पास +4 है, 4 क्लोरीन लगे, चार्ज +4 होगा ना। तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या बना? D10, 4d10 बना ना। तो अगर D10 होता तो कैसा होता? कलरलेस, है ना, या व्हाइट, बट इट इज ब्लैक। इट इज ब्लैक अगेन ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर। आपको यह नहीं बताना भैया किसका कलर कौन सा होगा, ना ही आपको बताना कि कौन कलर्ड होगा। आपको सिर्फ बताना कि अगर ये कलर्ड है तो क्यों है। आपको यह नहीं पूछा जाएगा इसमें से कौन कलर्ड है, वो तो खैर आगे +2 में पूछा जाएगा। अभी आपको सिर्फ यह पूछा जाएगा कि भैया इसका कलर क्यों है। D10 है पर कलर क्यों है? तो बेटा D10 अगर कलर्ड होते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर। सिर्फ D10 के लिए हर जगह मत देखते रहना सर इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ गया कलर होना चाहिए। हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ D10 की बात कर रहा हूं। तो जो फजन रूल है उससे ना केवल हम कोवलेंट कैरेक्टर प्रिडिक्ट करते हैं बल्कि हम मेल्टिंग पॉइंट्स भी कई जगह पे देखते हैं, एक्सेप्शंस उसको एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्युबिलिटीज को भी एक्सप्लेन करते हैं। जहां पे सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाती, वाटर में कम सॉल्युबिलिटी होती है, नॉन पोलर में ज्यादा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है। और कई D10 वाली कॉन्फ़िगरेशंस का कलर, D10 वाली कॉन्फ़िगरेशन का कलर ऑलवेज इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। इफ दे आर कलर्ड they should be due to covalent character, otherwise they are not
कलर्ड। हर D10 कलर्ड नहीं होता है ना, हालांकि वो कोवलेंट भी होता है, पर हर D10 कलर्ड नहीं होता। जो D10 कलर्ड होगा, वो अगर होगा तो वो कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से होगा। दैट व्हाट आई वांट टू से इज, आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो फजन रूल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस होती है? उम्मीद है समझ में आया। ऑनलाइन वाले बच्चों लिखो फटाफट से, नो सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ओके, यस ही लिख दिया तुमने तो, बहुत अच्छी बात। तो चलो जरा आज की जो कहानी है एक बार रिपीट करते हैं। आज हमने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। बोला कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, देयरफॉर दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। Covalent compounds have shapes and geometry as they are directional in nature. Covalent compounds show isomerism because they are having shapes and geometries. Covalent bonds are weaker bonds than ionic bonds, so the covalent compounds are generally gases or liquids. But if they form network, they become hardest. Like B4C3 is the hardest known substance, and carbon, that is diamond, SiC, silica, quartz, that is hardest due to networking. If they form network. Then non-polar covalent compounds are bad conductors of electricity with the exception of graphite. Polar covalent compounds act as potential electrolytes which carry current in their impure forms only. Non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvents, whereas polar covalent compounds are soluble in polar solvents. Covalent compounds show molecular reaction which are quite slow. Then we studied covalency, number of electron an element can share to form covalent bonds is covalency. It may be variable. Variable electrovalency is due to two reasons: participation of outer d orbital along with inner orbitals. ठीक, और उसी तरह से इस पे क्वेश्चन बताए थे आपको। और दूसरा इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. Higher covalency is not possible in 2p elements due to absence of d orbitals, whereas higher covalency is not possible in heavier members due to inert pair effect. Clear? उसके बाद हमने पढ़ा अरेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इसके एक छोटी सी बात बताई थी कि डाउन टू द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, और अगर उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम लगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो और भी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। बोलो क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड। बोला कि कटायन के अंदर Z/E ग्रेटर देन 1 होता है, तो कटायन हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, या टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। और बोला अनायन जो होता है उसमें Z/E लेस देन 1 होता है, therefore electrons are not tightly held, can be easily polarized, and this tendency of an ion is called as polarizability. This is called as polarizability. ठीक, then हमने पढ़ा कि कोवलेंट कैरेक्टर हम देखते हैं बाय फजन रूल। फजन रूल कहता है जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी या जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसलिए हमने बोला कोवलेंट कैरेक्टर लिए, कोवलेंट कैरेक्टर के लिए कटायन छोटे से छोटा, अनायन बड़े से बड़ा, दोनों पे चार्ज ज्यादा, और अगर सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो तो बल्ले बल्ले। ठीक, और उसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि भाई हमारे पास इसके एप्लीकेशन कि हम कोवलेंट कैरेक्टर तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं, पर इससे मेल्टिंग पॉइंट भी प्रेडिक्ट करते हैं। जो अपने अपने ग्रुप का पहला पहला मेटल होता है इन एस ब्लॉक, उनके कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम हो जाता है ड्यू टू इट एक्वायर्स अ कोवलेंट कैरेक्टर। फ्लोराइड्स ऑफ एस ब्लॉक आर नेवर, फ्लोराइड्स ऑफ मेटल आर नेवर कोवलेंट, दे आर ऑलवेज आयनिक। ठीक, देन हमने ये पढ़ा कि बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी एंड अदर कंसीडरेशन, व्हाट आर अदर कंसीडरेशन, दैट आर कोवलेंट कैरेक्टर व्हिच डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट। नाउ फर्दर लास्टली हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट करना। बोला जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है दैट मे बी सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर एटसेट्रा, अल्कोहल, ईथर एटसेट्रा। क्लियर? और वहीं पर हमने बोला प्रेडिक्टिंग कलर, D10 कैन ओनली बी कलर्ड ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर इफ इट इज कलर्ड। सो ये आज की कहानी थी, और उम्मीद करता हूं बहुत आराम से समझ में आ गया। मैं जानता हूं कि आपके पास आयनिक बॉन्ड के असाइनमेंट आज डिस्कस करना था, विच वी कुडंट टुडे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर शुरू करेंगे बेटा इसको। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मैंने करवाना है मेटालिक बॉन्ड। सो मेटालिक बॉन्ड विल हार्डली टेक 1 आवर, इससे ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। मेटालिक बॉन्ड 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। तो हम अपनी सुन लो पहले, आयनिक बॉन्ड के असाइनमेंट, कोवलेंट
बॉन्ड का फ्यूल और फजन्स रूल का फ्यूल, ये 3 फ्यूल पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, फजन रूल, ये तीनों फ्यूल कंप्लीट होने चाहिए। परसों डिस्कस कर दूंगा तुम्हारा, परसों इन द सेंस मंडे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ओके बच्चों, चलते हैं।